आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नई गाइड ले आए हैं? ले आए आप सर, ले आए। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दे भाई, लाने का सोच रहे हैं या लानी ही नहीं है कि पहले वाली ये काम चला लेंगे? हाँ जी। कौन सी लाइन? देखिए गाइड में क्या होता है, सभी पोर्शन सभी गाइड अच्छी होती है, कोई भी बुरी नहीं होती, क्योंकि गाइड जो भी व्यक्ति लिखता है ना, अब मान लीजिए कि आपने लिखी है कोई भी किताब, आप क्या ये चाहेंगे कि मेरी किताब न चले? क्या आप ये चाहेंगे कि मेरी बुक में से प्रश्न ना आए? सारे ये चाहते हैं कि मेरी अच्छी हो, बेस्ट हो, सबसे अच्छी हो, है ना? तो सारी अच्छी होती हैं, पर थोड़ा सा अपने को ये देखना होता है गाइड में कि उसका मैटर किस प्रकार का है। तो मैटर में क्या है कि यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि आप पहले गाइड जब भी देखें, अब नई गाइड जब भी देखें, तो आप एक चीज नोट करना कि आपका सिलेबस गुप्त और मुगल दिया है, तो उसमें गुप्त और मुगल ही होना चाहिए, पहली बात तो ये। फिर गुप्त में क्या होना चाहिए? गुप्त में राजनीतिक इतिहास शुरू कर देंगे लोग। क्या कर देंगे कि इस राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ये करेंगे कि लगभग आपको ये मिलेगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की, चंद्रगुप्त ने ये किया, समुद्रगुप्त ने ये किया, उसकी नीतियां ये रही, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ये रहा, वो रहा, ऐसा वैसा। एक पर्सन भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करें यहां से। आपको गुप्त काल में क्या पढ़ना है? केवल साहित्य, केवल साहित्य पढ़ना है और कला। अब गुप्त काल में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो साहित्य की बजाय कला से ज्यादा आएगा। और कला में भी आपको ये ध्यान रख लेना है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली है, इस मंदिर निर्माण शैली का उद्भव यहीं से होता है, और मंदिर निर्माण शैली से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है कि मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं, कौन सी शैली में कौन सा मंदिर बना है, कौन सी शैली में मुख्य बात क्या है, किस में गोपुरम बना है, किस में ऊपर का शिखर बना है, किसी में कंप्लीट हुआ है, ये बातें होगी। यहां से क्वेश्चन मंदिर शैली का आएगा, किसमें? गुप्त काल में। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी मंदिर शैली में उदाहरण का, उदाहरण वाला तो 100% मिलेगा कि सिरपुर का लक्ष्मण का मंदिर ईंटों से बना है, पत्थर से बना है, किससे बना है, कहाँ पे है ना? ये बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 मंदिर है। ये मंदिर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इन 10-12 लाइन में से एक लाइन आपको पेपर में मिलेगी और 100% मिलेगी, ठीक है? तो गुप्त काल में कला पर विशेष फोकस करें, हालांकि साहित्य भी पढ़ना है और स्थापत्य भी पढ़ना है, यानी कि कल स्थापत्य में ही मंदिर निर्माण शैली आ गया है, ठीक है? पर ये कला वाला पोर्शन है, मंदिर वाला गुप्त काल पे क्वेश्चन यहां से उठेगा, क्योंकि हमारे इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं? कितने आने हैं? 15 मिनिमम आने हैं, न्यूनतम 15 आने हैं, अधिकतम 20 मिले तो अतिशयोक्ति नहीं करनी है। कारण कि राजस्थान का इतिहास जुड़ा है, राजस्थान की कला संस्कृति जुड़ी है। अगर पहले वाला वेटेज रहा तो 15 तो आएंगे ही आएंगे। अगर पहले वाला वेटेज को थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना, तो वो कहां होगा कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कम होंगे, वो 4 में आ जाएंगे, 8 वाले। मैथ रीजनिंग दोनों के 12 आते हैं, 8 मैथ के, जिसमें स्टैटिक्स के 4 और 4 जनरल मैथ के आते हैं और 4 रीजनिंग के आते हैं। वो क्या कि आपके 4 या 5 पे आ जाएंगे 12 में से। और ये हिस्ट्री एक बढ़ेगा तो किस पोर्शन से बढ़ना है? आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो पोर्शन कौन सा है? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अंक बढ़ेंगे तो यहीं बढ़ेंगे और कहीं नहीं बढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखें। या पहले वाला वेटेज रहेगा, तो ये इसमें ये चीज अपने ध्यान रखी। अब मुगल काल है, मुगल काल में क्योंकि ये जितने पोर्शन देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन तो 15 आने हैं, 15 मान के चलो। अभी तो एक टॉपिक को एक क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, कई टॉपिक से आएगा भी नहीं, कई टॉपिक से एक आएगा, बस इतना सा है। गुप्त काल में बनेगा तो मंदिर निर्माण शैली का बनेगा, मंदिर उदाहरण का बनेगा, इसको अच्छी तरह से करके जाना, ठीक है? हाँ, मुगल काल है, ये थोड़ा सा वाइड है। मुगल काल में आपको क्या देखना है कि मुगल काल में आपको साहित्य पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप बांट के पढ़ें।
इसमें क्या है कि मुगल काल जो हमारा है, ये मुख्यतः, ये देखिए राजनीतिक इतिहास यहाँ पढ़ना नहीं है किसी भी सूरत में, ये ध्यान रखें कहीं भी दिया हो राजनीतिक इतिहास किसी भी सूरत में ना पढ़ें आप। यहाँ अगर आपने जैसे साहित्य है, इस साहित्य में क्या कर रखा है कि अपना काल है मुगलों का 1526 से लेकर 1707 का मुख्य काल ये माना जाता है। इस काल में हमारे राजा हुए हैं, कितने राजा हुए हैं? पहले बाबर हुआ है, फिर हुमायूं हुआ है, हुमायूं के बाद में अकबर हुआ है, अकबर के बाद में जहांगीर हुआ है, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ है, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब हुआ है। अब क्या कि हमें ये अच्छी तरह से बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए, आप इसको इस तरह से लिख लेना। अगर कोई भी आपके पास मैटर है उसमें आपके लिखा हुआ नहीं है तो आप ये चीज नोट करें, आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि बाबर, अब बाबर है कि बाबर के काल में साहित्य में क्या हुआ था। अब 2-3 लाइन में सिमट जाएगा काम और आपके बिल्कुल क्लियर भी रहेगा। वो सिमटेगा क्या कि बाबर खुद अपनी आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक कौन है? बाबर ही है। कौन सी लिखता है? तुजुक बाबरी, या उसी को क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। अब देखिए बाबरनामा की भाषा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस भाषा में है बाबरनामा? हाँ जी, किस भाषा में? ऑप्शन दें आपको, ए उर्दू, बी तुर्की, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तुर्की। तुर्की के पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं, कितने लोग हैं? तुर्की कितने बता रहे हैं? ठीक है। फारसी कितने बता रहे हैं? अब तो फारसी फारसी किए जा रहे, हाथ खड़े नहीं कर रहे। हाँ जी, अब देखिए, हाँ होनी चाहिए इसलिए तो है। क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन वहां से बनता है जहां विवाद होता है और जहां अपवाद होता है। दो बात याद रखें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय, क्वेश्चन उन्हीं चीजों से ज्यादा बनेंगे जहां विवाद होंगे। विवाद चल रहा है पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज से क्वेश्चन मिलेगा। विवाद चल रहा है ताजमहल का, मिलेगा। चल रहा है कि नहीं? अभी अगर थोड़ी से अपडेट हो तो चल रहा है कि किसने निर्माण करवाया, क्या करवाया, शाहजहां ने नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, पृथ्वीराज गुर्जर था, राजपूत नहीं था, ये बातें चल रही है। अब चल रही है तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब उनमें क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखना अपने को देखना है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उन चीजों पे फोकस करना है। तो यहाँ इसकी भाषा विशेषकर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुगल कालीन जितना भी साहित्य रचित हुआ है इसमें 99% मुगल काल का साहित्य फारसी भाषा में रचित हुआ है, और यही है जो तुर्की भाषा में। अपवाद हो गया कि नहीं हो गया एक तरीके से? तो जहां अपवाद होंगे, जहां विवाद होंगे, वहां सवाल होंगे, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ ये क्या है कि तुर्की भाषा में है। और इसके बाद में जैसे बाबर को अधिक टाइम नहीं मिला, जैसे हमें पता है कि 1526 से 30 तक रहा और ज्यादा साम्राज्य स्थापित करने में ही रहा, तो उसके काल में साहित्य में विशेष प्रगति नहीं हुई। अब इसके बाद में बाबर के बाद कौन बनता है? हुमायूं। अब हुमायूं के काल में भी साहित्य ज्यादा अधिक नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि हुमायूं भी भटकता रहा है। 1530 में बन गया, बाद में इधर उधर युद्ध हुए, बाद में 40 में हटना पड़ा, शेरशाह सूरी आ गया, फिर ये कभी ईरान कभी अफगानिस्तान इधर उधर भागता ही रहा है। लास्ट में 6 महीने के लिए फिर बनाए, उन 6 महीनों में कुछ कर नहीं पाया। ठीक है। हाँ, अकबर के काल में साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर, आप यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, जो अलग चीज है ना वो मैं बताऊंगा, बाकी तो आपको क्या है कि इस पुस्तक की रचना किसने की तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ क्या कि अकबर की गुलबदन बेगम है, मुगल काल की पहली महिला है जो इतिहासकार थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। क्या लिखा है गुलबदन बेगम ने? हुमायूं नामा लिखा है। अब ये हम सभी को पता होता है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा किस शासक के काल में लिखा गया? तो किसके काल में लिखा गया है? हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, बाबर के काल में, शाहजहां के काल में? हाँ जी, अकबर के काल में। ये हुमायूं नामा है, अकबर के कहने पे लिखा गया है और अकबर के काल में लिखा गया है, हुमायूं के काल में नहीं लिखा गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। अकबर, साहित्य अकबर का इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसमें क्या है कि आपको एक तो गुलबदन बेगम विशेष कर ध्यान रखनी है, बाकी और तो रखना ही है, पर इन पे विशेष फोकस करना है। अल बदायूनी, अल बदायूनी कौन था? फारसी इतिहासकार था, हमारे हल्दीघाटी युद्ध के समय उपस्थित था। मुंतकर उल तवारीख लिखी है जिसमें आंखों देखा हाल लिखा है इसने अपने हल्दीघाटी युद्ध का। और अकबर का कट्टर विरोधी था, कट्टर मुस्लिम था, फिर भी रामायण का महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, संस्कृत का, अरबी का और फारसी का बड़ा ज्ञाता था। ये कहता था कि जो हिंदू देवी देवता है या हिंदू ग्रंथ है उन्हें मैं जलाना भी नहीं पसंद करूंगा, यानी पास जाना नहीं पसंद करूंगा। ये जब वक्तव्य पढ़ लोगे और बाद में पढ़ोगे कि महाभारत रामायण इनका क्या संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया, तो इसी ने किया। तो ये क्या कि एक तो वो कथन लगता है, फिर अपने को लगेगा कि ये तो विवाद अनुवाद कर ही नहीं सकता, अनुवाद इसी ने किया है। तो अनुवाद पे इसके क्वेश्चन आते हैं, इसकी रचना पे आते हैं। और ये क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था। साहित्यकार है, साहित्य हमारे दिया गया है कि कौन सा साहित्यकार अकबर में दरबार में रहते हुए अकबर का कट्टर विरोधी था, कट्टर आलोचक था उसकी धार्मिक नीति के कारण। तो कौन है? अल बदायूनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको अबुल फजल पर विशेष फोकस करना है। अबुल फजल पर विशेष क्यों करना है? क्योंकि इनका कनेक्शन राजस्थान से है, और जो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें राजस्थान से संबंधित कोई भी व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो इतिहास में हो, कहीं भी हो, किसी भी पोर्शन में आ जाए, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अबुल फजल का संबंध राजस्थान की किस जगह से है? कहां से है? नागौर से है। इनके पिता का जन्म कहां हुआ है? नागौर में हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो गुलबदन बेगम, अल बदायूनी और अबुल फजल, इनको तो आपको विशेष कर पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा चौथा अगर नाम लेंगे तो आप तुलसीदास का लें। तुलसीदास पे ये आते हैं कि अकबर के काल में जितने भी विद्वान हुए, जितने भी साहित्यकार हुए, वो सारे क्या है, किसी न किसी रूप में अकबर से संबंधित रहे हैं। तुलसीदास का किसी भी रूप में अकबर से कनेक्शन नहीं था, सीधा अकबर का समकालीन था, पर अकबर से बिल्कुल संबंध नहीं रखने वाला कौन था? तुलसीदास था। ये अपने को ध्यान रखना है। तुलसीदास की रचनाएं भी है, वो इसमें पढ़नी है अपने को। तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसपे एलपी टेसीटोरी ने पीएचडी की थी? एलपी टेसीटोरी सुना है क्या आपने? कौन था? इटली का विद्वान था, है ना। उसने रामचरितमानस किसकी रचना है? उस रामचरितमानस पे एलपी टेसीटोरी ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी वाराणसी में रहकर, ठीक है। तो ये तुलसीदास इनका समकालीन है, इनसे संबंध नहीं है, फिर भी साहित्यकार है, इसलिए उनकी रचनाएं पूछी जाती है। जहां मुगल साहित्य होता है वहां तुलसीदास पूछा जाता है। तो तुलसीदास को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखें। इसके बाद में आगे अकबर के बाद कौन बना? जहांगीर। जहांगीर के काल में भी क्या है, साहित्यकार हुए हैं। जहांगीरनामा इसने खुद ने लिखी है। अब इसमें क्या रहता है, ये पूछा जाता है कि निम्न में से इसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर, जहांगीर, अकबर, ए बी दोनों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा, बाबर के अलावा कौन लिखता है? जहांगीर लिखता है। इसी का नाम वही है, तुजुके जहांगीरी अथवा जहांगीरनामा कहते हैं। और इनके काल में भी साहित्य की स्मृति हुई है, पर साहित्य में मुझे नहीं लगता कि इनके काल में कोई क्वेश्चन आएगा। हालांकि पढ़ना तो है, छोड़ना नहीं है, पर जहां से क्वेश्चन उठेंगे उन चीजों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां क्या कि इसके बाद में कौन आता है? शाहजहां। अब शाहजहां के काल से भी साहित्य में क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है। साहित्य में अगला क्वेश्चन आ सकता है इसके बाद में, अकबर के बाद में, वो किस पे आ सकता है? औरंगजेब पे आ सकता है, क्योंकि औरंगजेब जो है इसने क्या किया था, इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया है? इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगाया है। और सबसे अधिक पुस्तकें किसके काल में लिखी गई है? औरंगजेब के काल में। बड़ा विचित्र है, सबसे अधिक प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? औरंगजेब है, जबकि सबसे अधिक रचनाएं किसके काल में लिखी गई है? औरंगजेब के काल में लिखी गई है, प्रतिबंध के बावजूद। ये ध्यान रखेंगे। एक काफी खान को विशेषकर ध्यान रखना है, जिनकी रचना मुंतकब उल लवाब है।
ये एक ऐसी रचना थी, इसको इनके काल में उनको विशेषकर ध्यान रखना है। काफी कांग इनकी रचना है मुंतखब उल लवाब, और इसमें क्या है कि पूरा औरंगजेब का इतिहास लिखा गया है, पर इसमें ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इसमें पूरा गुप्त रूप से इतिहास लिखा गया है। औरंगजेब के मरने के बाद ये प्रकाशित हुआ है। औरंगजेब के काल में गुप्त रूप से लिखने वाला कौन है? खाफी का है उसका इतिहास। तो इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो साहित्य में हमें इन बातों पर विशेष फोकस करना है। इन जगह से क्वेश्चन उठने की संभावना है। बाबर की भाषा उठ सकती है, अकबर के काल के ये उठ सकते हैं, तुलसीदास इनके अलावा चौथा या 3 दिख रहे हैं अपने को। औरंगजेब के काल में उनका सरकारी इतिहासकार भी था, वो भी आ सकता है, या खाफी का आ सकता है। जहांगीर की जो रचना है ना, जो उनकी आत्मकथा है, वो 3 व्यक्तियों ने पूरी की है। खुद ने लिखा है पहले आत्मकथा में, फिर मोहम्मद आदी ने लिखा है, फिर मोतमिन खान ने लिखा है। तो खुद नहीं लिख पाया है पूरा, 3 व्यक्तियों ने मिलकर इसको पूरा किया है। तो वो भी थोड़ा सा वैसे गौर कर लेना, पर क्वेश्चन अकबर के आसपास ज्यादा रहने की संभावना इस पोर्शन में रहेगी। तो साहित्य में मुगल काल में ये पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी इसके बाद में कला पे बात करें। कला, तो कला में हम चित्रकला को लेंगे। कला में संगीत कला भी है और चित्रकला भी है, पर क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना यहां चित्रकला की ज्यादा रहेगी। एक इसमें साहित्य में अनुवाद विभाग अलग से स्थापित होता है। किसके काल में होता है अनुवाद विभाग? ये काल पूछा जा सकता है कि जैसे संस्कृत की रचनाओं को फारसी में अनुवादित करने का अलग ही विभाग बना, अजय अकबर के काल में। ठीक है, अब देखिए चित्रकला। चित्रकला है, इसमें मेनली आपको फोकस करना है, वो किस पे करना है? जहांगीर। जहांगीर का काल चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। मुख्य चित्रकला में जो रहेगा वो जहांगीर रहेगा। जहांगीर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि कोई भी चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, ये मैं बता सकता हूं चित्र देखकर। और अगर एक चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, तो मैं ये बता सकता हूं कि इसका कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। ये जहांगीर का खुद अपनी आत्मकथा में लिखी गई बात है। तो जहांगीर बड़ा पारखी था, चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। इसकी जहांगीर से इधर उधर होगा तो अकबर के यहां जाएगा। अकबर के काल में चित्रकार काफी संरक्षण मिला है। हाँ, जहांगीर और अकबर इन दो पर ही केंद्रित रहेगा। हालांकि कभी कभार क्या है कि बाबर के काल में बेहजाद नाम का एक चित्रकार आया था बाबर के साथ, जिसको पूर्व का क्या कहते हैं? पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आकारीजा और आगा खां, ये इसके काल में आए थे। किसके? हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में चित्रकार आए हैं 2, वो भी पूछे जाते भी। एक एक लाइन तो हम पढ़ सकते हैं, पर मेनली जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ इन 2 शासकों से बनेगा। जहांगीर 1 नंबर पर और 2 नंबर पर अकबर रहेगा चित्रकला में। स्थापत्य है, इस स्थापत्य की जब बात करें तो मुख्य शासक कौन रहेगा? शाहजहां। शाहजहां का स्थापत्य कला का क्वेश्चन है, शाहजहां से बनेगा। शाहजहां स्वर्णकाल कहलाता है। और शाहजहां में भी ताजमहल को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि अभी विवाद है ताजमहल पे। हम पढ़ते भी हैं, हमको पता भी होता है, फिर भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में दूसरा शासक यहां बनेगा, वो बनेगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मुख्यतः निर्माण कार्य करवाया है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल बनवाया? अलग अलग महल बने हुए हैं। फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बना हुआ है, पूना जी, हाँ, बुलंद दरवाजा। तो ये अलग अलग दरवाजे बने। बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में करवाया? पहले जोधाबाई का महल कहाँ है, सुल्ताना का महल कहाँ है ना, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसका निर्माण करवाया है। अकबर का मकबरा भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें, हालांकि अकबर का मकबरा अकबर के काल का नहीं है, डिजाइन तो अकबर ने किया है खुद, पर इसको का भी मेरा यह मानना चाहिए, पर बनवाया किसने था? जहांगीर ने बनवाया था। तो इसमें पहला मुख्य राजा ये रहेगा, सेकंड अकबर रहेगा। यहां से 2 से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी इस वाले पोर्शन में। तो अभी तक की हमारी बात है,
उसमें हमारा पहला टॉपिक जो हम लिखते हैं गुप्त काल और मुगल काल, जिसमें संभावित 2 क्वेश्चन है हमारे। ये 2 क्वेश्चन में मुगल काल थोड़ा सा वाइड रहेगा, पढ़ना पड़ेगा अपने को। गुप्त काल में बहुत कम पढ़ के भी आप बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं 1-2 पेज में, ये ध्यान रखें। हालांकि रीडिंग करनी है, छोड़ना नहीं है, पर आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये तो मेरे को आना ही चाहिए, यहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पोर्शन रहेगा। अब देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है, इस 1857 की क्रांति में हमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तथ्यात्मक सीधा। और तथ्यात्मक क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? पहला तो आप पदाधिकारी ध्यान रखें। पदाधिकारी से तात्पर्य क्या है कि यहां क्या कि राजस्थान वाली भी आएगी आगे, ये रही राजस्थान की 1857 की क्रांति, दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन संभावित है। 1857 की क्रांति के पोर्शन से छोटा पोर्शन है। पदाधिकारी का मतलब यह है कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में एजीजी कौन था, और राजस्थान की प्रमुख रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। प्रमुख यानी 5 ही ध्यान रखनी है आपको, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा और भरतपुर, क्योंकि उनसे विशेष तथ्य जुड़े हुए हैं। 2 के 2 सिर काट दिए गए, मार दिया गया, एक भाग गया आगरा, और एक ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की है, इसके लिए वो जाना जाता है, ठीक है। इसलिए उनके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पदाधिकारी सभी आप ध्यान रखेंगे, कौन से होंगे पदाधिकारी? ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, भारत का गवर्नर जनरल, राजस्थान का एजीजी, और हमारे 5 पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, विद्रोह जो हुआ है किसी भी स्थान पर, उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि समय यानी किस दिनांक को हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कोई भी स्थान है उसमें, और किसने दबाया। ये 3 क्वेश्चन तो हर किसी के बनेंगे, और कोई एक आध क्वेश्चन होता है वो दूसरा बन जाता है, कोई विशेष फैक्ट आ जाता है कोई स्थान विशेष का तो बन जाता है, बाकी 3 तो हर का बनेगा कि कहां विद्रोह किस तारीख को हुआ, वहां किसके ने उसका नेतृत्व किया, और उसको दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक स्थान पे ध्यान रखने हैं। स्थान बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से अपने को पता है कि कानपुर है, ग्वालियर है, दिल्ली है, मेरठ से जहां से प्रारंभ होता ही होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से स्थान रह गए? जगदीशपुर यानी बिहार में, बिहार हो गया, झांसी होगी, झांसी तो मुख्य स्थान है, और राजस्थान में जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा इसके कथन पे। कथन क्या रहेगा कि ये क्या है, एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, किसने कहा? ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय था, और न स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा? ठीक है, इस तरह की कथन है। ये क्या कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था, यानी ये क्या कि 5-7 जो कथन है ये कथन पूछ लिए जाते हैं, तो कथन पे गौर करेंगे। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि बुक्स, पुस्तकें, इसका सरकारी इतिहास किसने लिखा, वो लिखते हैं। इसका सरकारी इतिहास लिखने के लिए पहले किसको दिया गया? आरसी मजूमदार को। उसका नहीं लिखवाया गया तो उसने अपनी पुस्तक किस शीर्षक से प्रकाशित की, और बाद में किसको दिया गया, और किसने ये लिखा, ठीक है। तो ये एक तो सरकारी इतिहास से संबंधित अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ 2-3 पुस्तकें और हैं, जैसे अशोक मेहता की पुस्तक है, ठीक है, अपने सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है, जो पहली बार क्या है किसी स्थानीय भाषा में इस क्रांति पर लिखी गई है। और वो कह कि इस तरह से 5-7 अपने को पुस्तकें हैं वो ध्यान रखनी है, यानी इसको पढ़ते समय आपके क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीजों को पढ़ना है। एक देखिए, एक आप हमेशा ही ध्यान रखें कि प्रतियोगी परीक्षा की जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, हम एक आदर्श स्थिति में आ जाते हैं। आदर्श क्या होता है कि गाइड तो सभी पढ़ते हैं,
हम क्या करें, टेक्स्ट बुक पढ़ लें एक बात, तो ये नोट्स बना लेते हैं, परीक्षा के नजदीक आसानी रहेगी किसमें, रिवीजन में। ये तो सभी कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा अलग करना है ना। ये चीजें होती हैं, इन चीजों से आप बचें, ये ध्यान रखें। बचना क्यों है, पहला तो आप अच्छी तरह से ये ध्यान रखें कि आदर्श स्थिति, आप में से साइंस के कितने विद्यार्थी हैं? साइंस में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम कहते हैं ना ये आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कभी प्राप्त नहीं हो सकती आदर्श, वास्तविकता में भी नहीं होती और प्रयोग में भी नहीं होती, केवल माना जाता है कि ये आदर्श स्थिति ये है। तो आप ये भी माने कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी भी आदर्श स्थिति काम नहीं करती, आपको व्यवहारिक रहकर अध्ययन करना है, नोट्स कभी भी नहीं बनाने। बनाते हो क्या? ध्यान रखना है, नोट्स कभी भी नहीं बनाने हैं। कभी भी नहीं बनाने का मतलब क्या है कि हमारा काम क्या होता है कि हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या है कि कोई भी 2 मीटर रखें आप, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आप 2 मीटर ये रखें कि एक कोई भी गाइड ले, मैं एक गाइड का बार बार सुझाव देता हूं और खुले आम देता हूं, जो कुछ लोगों को पचता भी नहीं है, पर गाइड ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन करवाना है। विद्वान आप सिलेक्शन होने के बाद, पद प्राप्त करने के बाद बन जाना, ठीक है। अभी केवल सिलेक्शन कराना है, तो सिलेक्शन करवाने के लिए गाइड एक पढ़िए, कोई भी उसको आधार बना लो, एक सहायक सामग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपने याद तो क्या कि आपके पास कोई नोट्स नोट्स है, नोट्स का ग्रेड ज्यादा ही रहता है स्टूडेंट में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि या आपके पास दूसरी कोई गाइड है, आप क्या कर रहे हो कि 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो। 1857 की क्रांति पढ़ते समय हमें क्या करना है कि पहले तो स्टार्टिंग से, स्टार्ट करने से पहले ही पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में कहां से क्वेश्चन उठेंगे। एक तो तरीका हो कि आपने जैसे पहले से फिक्स कर रखा हो भी यहां से उठते हैं, मुझे पता है, या आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ लो उस टॉपिक के, आपको अपने आप पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है कि आप जैसे पदाधिकारी देख लिए, आपने उनको अंडरलाइन कर लिया। अब आपने देखा कि मेरी जो गाइड है उसमें ब्रिटेन की महारानी नहीं दी हुई, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, ये एक नहीं दिया हुआ और दिए हुए हैं। अब आप दूसरी गाइड पढ़ते हो, दूसरी में 2 से ज्यादा नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना है, और 2 से कम भी नहीं पढ़नी चाहिए, कारण कि एक में पूर्णता नहीं आती। दूसरी को स्पीड से पढ़ना है, दूसरी को केवल आपने पहली अच्छी तरह से पढ़ ली, पढ़ने के बाद फटाफट से दूसरी को देखें कि जो टॉपिक इसमें है ज्यादातर वही होगा। ज्यादा से ज्यादा 1857 की क्रांति है, उसमें 5-4 बातें अलग हो सकती है, बाकी 1857 की क्रांति में वही रहेगा कि कानपुर में विद्रोह किसने किया तो किया है वही आएगा, दोनों में वही आएगा, दबाया किसने तो दबाने वाला ही आएगा, किस तारीख को हुआ तो वही आएगी, है ना। अब 5-7 चीजें हैं जो आपकी मूल गाइड है, जो आपने आधार बना रखी है, आप उसमें नोट कर दो, कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर जगह, क्योंकि आपने क्या है कि एक टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 घंटे लगने चाहिए थे, वहां 2 ही लगाए, 2 सवा 2, ज्यादा नहीं लगाने। अगर आप इसी टॉपिक के नोट्स बनाने लगे कि मैं नहीं 2 गाइड से, इसमें ये दिया है, इसमें ये भी पढ़ा है, ये दोनों हो नहीं रहे, इसको इकट्ठा करके नोट्स बना देता हूं ताकि बस स्टार्टिंग से सारा क्रमबद्ध पढ़ दूंगा। अब ये क्रमबद्ध पढ़ने के चक्कर में 6 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे आपके किसी भी काम के नहीं रहे। जिस 4 घंटे में 1 या 2 टॉपिक और आप कर सकते थे, वो आपने समय गवा दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा का रूल ही ये होता है कि बार बार पढ़े, बहुत याद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, याद किसी को नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूं, आप कह दो कि मेरे हिस्ट्री पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, मेरे को याद है, नहीं याद है, पूर्णता किसी में नहीं होती। आप अपने आप पे विश्वास रखें, और जब विश्वास रखेंगे ना तो अच्छा होगा। तो आप केवल आधार गाइड 2-4 बातें हैं उसी में नोट कर दो। आपको टॉपिक करते समय ये पता होना चाहिए भी अगली बार केवल मेरे पास एक गाइड ही रहेगी जब मैं रिवीजन करूंगा, और यही रहेगी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़े, नोट्स ना बनाएं, 5-7 चीजें जो आपके टॉपिक में आ रही हैं वो आप वहीं नोट कर दें, ताकि टाइम बचेगा और हम दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे। एक अभी
इसको थोड़ा सा रोक दिया मैंने, अब दूसरी बात भी कर लेते हैं। आप रिवीजन किस तरह से करते हैं, करते हैं या नहीं करते, पहले तो ये बताओ। हाँ जी करते हैं, कैसे करते हैं सर? अंडरलाइन की हुई चीज को सर दोबारा से पढ़ लेते हो, और कोई? अब देखिए यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, कई तो ये रहता है कि बताना भी नहीं चाहते है ना, कई बार ये भी होता है। जैसे आप एक बुक दीजिए सर, आपकी पढ़िए ना बुक के, जैसे कि आपके पास हमेशा ही ना बुक पढ़े, जो भी आप आधार गाइड पढ़ें जिसको आप तैयार करते हुए जा रहे हैं, आप उसको जैसे 1 नंबर से आपने पढ़ा, आपने क्या है कि इसमें 10 पेज आज पढ़ दिए, हमेशा ही अगर आपको याद रखना है तो आप क्या करें कि आपने अंडरलाइन कर लिया, एक पेज पे 5-6 जगह करें, ऐसे नहीं है कि अंडरलाइन को कर रहे हैं, अंडरलाइन को कर रहे हैं फिर तो अंडरलाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो अंडरलाइन ही है, किताब सारी लिखी हुई है पढ़ते रहो, है ना। आप केवल 5-7 जगह पे जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज लग रही है कि यहां से ये महत्वपूर्ण है, जो याद है ना, चाहे वो महत्वपूर्ण है, उसको अंडरलाइन नहीं करना है। ये ध्यान रखें, आप अपने अकॉर्डिंग अंडरलाइन करें, ये नहीं है कि महत्वपूर्ण है उसको करना है, महत्वपूर्ण है और आपको अच्छी तरह से याद है, पहले से पता है और आपको पता रहेगी, आपको पता है अभी 2-4-5 साल तो मैं नहीं भूलूंगा इस चीज को, उन चीजों को नहीं करना है। आपको केवल अंडरलाइन उनको करना है जो महत्वपूर्ण है और आपको कम याद है या याद नहीं है, उसको अंडरलाइन करना है। कर लिया? अब आपने 10 पेज पढ़ दिए, अब हमारी गलती क्या रहती है, स्टूडेंट की असफलता का बड़ा कारण क्या होता है कि हमने 10 पेज के बाद कल जब हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे या इस गाइड को, तो 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम 20 पेज पढ़ते थे, फिर परसों 21 नंबर से स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे बुक है, ये 450 पेज की है, लगभग 460 पेज की है। अब जब हम लास्ट में 450 पे पहुंचेंगे और बाई चांस बीच में कहीं देख लिया, अरे ये तो मेरे को याद ही नहीं, और आप क्या आ जाएंगे, आपका मोरल लेवल डाउन हो जाएगा, नर्वस हो जाएंगे कि अब करने क्या होगा, मुझे तो याद ही नहीं होता। लोग तो बात करते हैं आपस में, फटाफट से उत्तर बता देते हैं, है ना। ये दूसरे को ये थाली में लड्डू बड़ा लगता है हमेशा, सारों की एक जैसी हालत होती है, किसी की ज्यादा अच्छी बुरी नहीं होती, ये ध्यान रखें। अब क्या कि ये हमारी गलती रहती है, आप हमेशा ही 1 नंबर पेज से पढ़े, बड़ी अजीबोगरीब बात लगेगी आपको, हमेशा ही, चाहे आप 450 पढ़ दिए ना, आज 451 से स्टार्ट करना है, तो आज भी आपको 1 नंबर से स्टार्ट करना है। कर सकते हैं क्या ऐसा? ऐसा कर सकते हैं। कैसे कि आप पहले तो आपने जो टॉपिक पढ़ा इस पे हम फोकस कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति हमने पढ़ा। अब आप जहां भी रह रहे हैं, कोई यहाँ अपने खुद के घर में कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे अभी जो आए हुए हैं वो? अच्छा ठीक है, 1-2 ही रह रहे हैं, बाकी बाहर ही रह रहे हैं। अब देखो, कोई रूम लेके रहता होगा, किसी को खाना बनाना होता होगा, कोई पीजी में रहता है, कैसे भी है, आपकी जो अदर वर्क है, ये तो है नहीं कि हम हमेशा पढ़ते रहते, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचे ना कि हम ये बता देंगे कि मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, घंटे किसी को नहीं गिनाने, घंटे अगर है हमारा रिजल्ट ही बताएगा, रिजल्ट में हम पास हैं तो हम 8 घंटे भी पढ़ रहे थे ना, तो हम 24 घंटे पढ़ रहे थे, और रिजल्ट में अगर फेल है ना, 18 घंटे पढ़ रहे थे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, दिखावा कर रहे थे। दुनिया के सामने यही है सफलता के, क्या है, सफलता के साथ बहुत से लोग होते हैं, असफलता अनाथ होती है, कोई नहीं होता उसका माँ बाप नहीं होता, अनाथ रहती है वो हमेशा। उस समय हर कोई कह देगा कि नहीं नहीं, आप अगर सफल हैं 8 घंटे पढ़ के, हर कोई कहेगा हाँ इसका तो पता ही था, ये इसकी रात को लाइट जलती थी 2 बजे, भले ही 2 बजे कोई खड़ा ही ना हो कभी, है ना। और जब आप असफल हो गए ना, चाहे आप पढ़ते हो 12-18 घंटे, नहीं नहीं इसका पता ये तो नहीं ना, टाइम पास ही कर रहा है, वो घर से काम से डरा हुआ यहाँ बैठा है, यहाँ बैठी है, जो भी है, फिर अलग अलग उदाहरण देते हैं लोग। ये आप पे ही डिपेंड है कि वो आपका कौन सा उदाहरण बनाए। आप सफल होंगे तो अपने आप अच्छा उदाहरण बनेगा, आपके साथ लोग आते जाएंगे, आपको जरूरत नहीं होगी पर आते जाएंगे। असफलता के टाइम आपको सारे की जरूरत होगी, कोई नहीं आएगा, सारे दूर भागेंगे। उल्टी है दुनिया, और इस उल्टी दुनिया को सीधा अपने को ही करना है,
और वो केवल और केवल अपनी मेहनत पे हो सकता है। तो आप 1857 की क्रांति पढ़ा आपने टॉपिक, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको घर पे खाना बनाना है, आपको पोछा लगाना है, आपको खेलना है, खेलना तो नहीं कहेंगे, डाइवर्ट हो जाता है, खेलना होता है तो खेलने का टाइम होना चाहिए आपका, अगर आप चाहते हैं ऐसा जिसमें भी आपका मूड फ्रेश होता हो 10-15 मिनट वो काम करने चाहिए। या आप बाजार जा रहे हैं या आप घूमने जा रहे हैं, उस स्थिति में क्या है कि आप हमेशा ही टॉपिक को रिवाइज करें, जहां आपको मानसिक रूप से काम नहीं करना पड़ा। भी आप खाना बना रहे हो, मान लो चाहे आप रूम पे रह रहे हो, चाहे ये देवियां हैं इनको प्रैक्टिस होती है, सभी को होती है, खाना बनाता है उसको, उसमें अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि रोटी को ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, है ना। तो उसमें रोटी तो अपने आप बनती रहेगी, पर आपके 1857 की क्रांति के पहले ये था, बाद में ये था, ये घटना हुई, ये हुई, अब आप भूलेंगे। भूलेंगे तो जब भी वो काम पूरा करते हैं, आप जब दोबारा बैठे तो खोल के देखेंगे मैं क्या भूल रहा था या भूल रही थी। और जो भूल गए और जो दोबारा खोल के देख लिया वो कभी नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखना। जो वैसे भूल गए और बाद में दोबारा खोल के देख लिया कभी नहीं भूलेंगे। एक तो काम करते रहने का है, कई लोगों को ये सेट नहीं बैठता, जिनको नहीं बैठता वो अप्लाई ना करें, जिनको नहीं बैठता वो क्या करें कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, आप ऐसे करें किताब को, अब ने पढ़ा उसको रिवीजन स्टार्ट कर दे, बस ये बंद करके कि पहले मैंने ये पढ़ा, बाद में ये पढ़ा, बाद में ये पढ़ा, बस ये बीच में भूल रहे हैं। अब आपको याद है कि यहाँ वाला आगे वाला नहीं आ रहा, आगे लाइन तो आप देख लें। अब आप जब देखोगे ना, जिसको भूल रहे हो उसको कभी नहीं भूलोगे। फिर आपने बंद किया, दोबारा स्टार्ट कर दिया, जहां भी भूल रहे हो खोला देख लिया, तो वो क्या है कि आपका एक प्रॉपर रिवीजन होता है। आपको पता चलता है कि ये नहीं है कि एक रीडिंग करके छोड़ना होता, टॉपिक कर दिया, हाँ मेरा रिवीजन हो गया। इसके बाद में अगले दिन जब भी पढ़ते हैं, एक पहली बार में क्या हो गया कि हमने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा, 5-7 दूसरी बुक से जो बातें थी नोट की, टाइम दिया उसको, और टाइम देने के बाद में हमने रिवीजन कर दिया। अब ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, इसको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, केवल ये देखना है 5-4 चीजें जो क्या कर रखी है आपने, हाईलाइट कर रखी है। आपको देखने में 10 सेकंड 12 सेकंड लगेंगे, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है। आप आधे घंटे में किताब के पेज पलट दोगे पूरे। केवल आपको क्या करना है, वो जो रिवीजन किया है वो देखना है, देखना डेली है, ये ध्यान रखना है। डेली देखेंगे ना तो हमारे दिमाग आंखों का कनेक्शन होता है, उसे हमें कभी भी नहीं भूलते, उस चीज क्या है, कभी भी उसको नहीं भूलेंगे और किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। ये टेक्निक कोई नहीं अपनाता, मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से तो जो बैठे हैं, है ना। अब क्या कि यहाँ आपको पेज जरूर पलटने हैं रोज के रोज, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, पर वो आधा घंटा ऐसे आपको कई दिन बाद में तो ऐसे लगने ये तो याद ही है, पर फिर भी पलटते रहना है, ताकि क्या कि आधा घंटा घंटा जो भी आपका वेस्टेज नहीं है, वो आपका रिवीजन है फुल फ्लैश पूरे सिलेबस का। जब आप 460 पे पहुंचोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे 10 नंबर वाला भी आ रहा है, मुझे 50 नंबर वाला भी आ रहा है। और जब आप पेपर में बैठ के उसको हल करेंगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस पेज के इस साइड में बीच में था, ये नीचे था, ये यहाँ था, ये याद आएगा आपको वहां जब आप इस तरह से रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता में वीडी सावरकर महत्वपूर्ण है, संभावित है क्वेश्चन। हमेशा जब से 2014 के बाद से लगातार विवादों में वीडी सावरकर, भारत रत्न देने को की भी चर्चा हुई थी, उस पर भी विवाद हुआ था। अब कुछ लोग इनका कनेक्शन हिंदू महासभा से बताते हैं, कांग्रेस वाले इनका विरोध करते हैं, बीजेपी वाले समर्थन करते हैं। कौन विरोध करता है कौन समर्थन करता है हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें परीक्षा पास करनी है, ये अपने को ध्यान रखना है कि वीडी सावरकर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये विवादों में है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे 2 बार आजीवन कारावास हुआ, यानी एक जीवन में 2 आजीवन कारावास आज तक के इतिहास में केवल वीडी सावरकर को ही हुए, ठीक है। हमारा ऐसा क्रांतिकारी जो इंग्लैंड से भारत लाते समय, इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहते थे काफी टाइम, समुद्र में कूद गया था जान बचाने के लिए, तो समुद्र में कूदने वाला भी यही है। 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ये है। इनकी पुस्तक कौन सी है, हाँ जी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, हिंदी में कहें तो ये है ना।
अब क्या कि जैसे हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने भाषण दिया था जब इनको क्या कि रतन दे रहे थे, इनके पक्ष में दे रहे थे वो, कि इनका बड़ा योगदान रहा है 1857 की क्रांति के समय, इनका बीडी सावरकर का। इन्होंने ही कहा था कि ये क्रांति है, वो क्या है 1857 की क्रांति, जबकि इनका जन्म ही 1883 में हुआ था। तो हमारे राजनेता तो ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक 1909 में लिखी है, 1909 में ये पुस्तक ये लिखते हैं, लंदन में लिखते हैं, इंडिया हाउस में रहते हुए लिखते हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी का इंडिया हाउस है, वहां रहते हुए ये लिखते हैं, ठीक है। ये इस रूप में पूछे जा सकते हैं, इनकी जेल पूछी जा सकती है। जेल कौन सी है? तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आजीवन कारावास वाला, भारत रत्न के कारण विवादों में, इनकी पुस्तक, इनकी जेल और समुद्र में कूदना, ये 5-7 चीजें इनकी बनेगी, पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगी 5-7 सारी की सारी। बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनका उपन्यास, हाँ जी, तो ये है उपन्यास, ध्यान रखें, इनकी रचनाएं ध्यान रखें। इनका राष्ट्रीय गीत किसमें है? हाँ जी, किससे लिया गया है? आनंद मठ से। तो ये क्या है कि दुर्गेश नंदिनी जो कह रहे हैं, ये आनंद मठ ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो बंगाल में आंदोलन रहा है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता कवि रहे हैं ये। इन्होंने अपनी रचनाओं से क्या भरा है, इसमें जोश भरा है क्रांतिकारियों में। इसके बाद में ये तीनों एक साथ रहते हैं, लाल बाल पाल। भारत में अतिवादी आंदोलन के करता धरता, हाँ, उग्रवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए उपयोग मैं बहुत ही कम करता हूं। उग्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन के समय उग्रवाद शब्द पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये अतिवादी है, ठीक है, और अतिवादी नेता है। और इन्होंने जैसे पंजाब में इन्होंने क्या है, महाराष्ट्र में, ये पंजाब, ये कहा है महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं। हालांकि इनका समाचार पत्र है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, पर बाल गंगाधर तिलक है, इन पे तो बहुत अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया है। इन्होंने क्या कि इनकी रचना कौन सी है, कौन सी जेल में ये रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कौन से उत्सव शुरू किए थे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, जो बड़े ही सक्सेसफुल रहे, ठीक है। हाँ, तो अभी भी चल रहे हैं। गणेश उत्सव तो महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है, शिवाजी चलाया था दूसरा, ठीक है। और इसके बाद में इनका क्या है कि इन्होंने क्या है कि जो हमारी मूल जो रीति रिवाज है, इसके साथ अंग्रेजों ने जब भी छेड़छाड़ की उसका भरपूर विरोध किया है। 1891 में एक एज ऑफ कंसेंट आया था, जिसमें क्या है कि लड़कियों की आयु, वैवाहिक आयु बढ़ाने की बात कही गई थी, 12 वर्ष करने की कही गई थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी, 12 वर्ष। उसका इन्होंने घोर विरोध किया था। हालांकि वो क्या है कि बहुत ही अच्छा कानून था, किसका? अंग्रेजों का। पर इन्होंने घोर विरोध केवल एक ही बात के आधार पर किया कि अंग्रेज कौन से हैं, कौन है हमारे में सुधार करने वाले, हम सुधार अपने आप में खुद करेंगे, ठीक है। तो ये है, मांडली जेल रहे हैं, तो मांडली रहे हैं तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। इन्होंने वहां रह के पुस्तक भी लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? गीता रहस्य, मांडली जेल में रहते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। हालांकि आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम दूसरी पुस्तक है, पर जेल में रहते हुए कौन सी लिखी, तो वो इन्होंने लिखी है। ये लाल लाल लाजपत राय हैं, इनके उपनाम काफी प्रचलित है, उपनाम ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु किसके कारण हुई ये ध्यान रखेंगे, और इनके समाचार पत्र ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद है, इनकी मृत्यु का कारण ध्यान रखेंगे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं, बने तो। भगत सिंह, भगत सिंह है, भगत सिंह को फांसी की डेट महत्वपूर्ण है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, फांसी की डेट ध्यान रखनी है। और भगत सिंह की रचनाएं ध्यान में रखनी है। भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई वो किस घटना के कारण हुई, असेंबली पर इन्होंने बम फेंके, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, सैंडर्स की हत्या क्यों की, ये बातें हमें भगत सिंह के बारे में पता होनी चाहिए। रचनाएं, सैंडर्स की हत्या
और इसके बाद में असेंबली पे खाली बेंच पे बम फेंकना, क्या कारण था उसका, ये इनके बारे में पूछा जाता है। सुखदेव है, इन पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। इनके राजनीतिक गुरु थे ये भगत सिंह के। भगत सिंह को क्रांतिकारी विचारधारा भरने वाले व्यक्ति ही कौन थे, सुखदेव थे। रास बिहारी बोस महत्वपूर्ण है और सुभाष चंद्र बोस अति महत्वपूर्ण। यहां क्वेश्चन सबसे ज्यादा संभावित सुभाष चंद्र बोस पे रहेगा। रास बिहारी बोस का क्या ध्यान रखना है अपने को कि सशस्त्र क्रांति 1915 में प्लान किया जाता है हमारे यहाँ, और उस सशस्त्र क्रांति के योजनाकार कौन थे, रास बिहारी बोस थे। तो इनका सशस्त्र क्रांति वो असफल हो जाती है, हालांकि समय से पहले अंग्रेजों को पता चल जाता है। एक तो भारत में सशस्त्र क्रांति, फिर ये कहां चले जाते हैं, जापान। जापान की नागरिकता ग्रहण करने वाला हमारा क्रांतिकारी, जापान की युवती से शादी करने वाला, शादी इसलिए की कि वहां की नागरिकता मिल सके। और फिर क्या है कि आजाद हिंद फौज का गठन करने वाला कौन था, हाँ जी, रास बिहारी बोस ही थे। आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये ध्यान रखें, रास बिहारी बोस थे। आजाद हिंद फौज जब अपना युद्ध लड़ती है तब उसका सेनापति कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, स्थापना नहीं की है, ठीक है, रास बिहारी बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस अत्यंत महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से पढ़े, छोड़े नहीं। जन्म से लेकर कटक में हुआ, कब हुआ, 23 जनवरी को हुआ। फिर आईसीएस की परीक्षा पास की, चौथी रैंक लेके आए, केवल इसलिए कि मैं दिखाना चाहता था अंग्रेजों की कि हमें भी दम है, हमें नौकरी नहीं करनी है, ये कह के त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में कूदते हैं, गांधी जी के साथ विचार मतभेद रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं, और दूसरी बार जब गांधी जी का विरोध करते हुए जीत जाते हैं तो क्या किया जाता है, कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, फॉरवर्ड वो लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर ये विदेशों में जाते हैं, और ऐसा क्रांतिकारी जो भारत पर हमला करता है कौन है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भारत पे हमला किया है आजाद हिंद फौज को लेकर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे अधिकार भी किया है, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप नाम लिखा है, नाम रखा है उनका, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस है, इनकी मृत्यु पर भी विवाद है, हम सभी को पता है कि कैसे हुई, हवाई दुर्घटना में बताई जाती है पर इसका कंफर्म नहीं है। इनको पूरा पढ़ना है, इनको कुछ भी नहीं छोड़ना सुभाष चंद्र बोस का। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा संभावित यहां से रहेगा, पहले 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 ये, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, हालांकि इन्होंने नाम दे दिए हैं 3, तो अब 3 पे ही केंद्रित हमें रहना है, इनसे संबंधित ध्यान रखेंगे और इनमें ये विशेष इंपोर्टेंट रहेंगे। कौन, दयानंद सरस्वती। देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन राजा राममोहन राय ने किया, कोई डाउट नहीं। राजा राममोहन राय का क्वेश्चन आएगा सती प्रथा पे ही आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। सती प्रथा क्योंकि उस समय बड़ी घृणित प्रथा थी, ये यहाँ पे क्वेश्चन केंद्रित रहेगा। हालांकि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है बाद में, ठीक है, और भी इन्होंने काम किए हैं, पर क्वेश्चन दयानंद सरस्वती दे के जाएंगे, दे रहे हैं, पीछे पेपर उठा के देखना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान कनेक्शन, राजस्थान, इनका जन्म कहां हुआ है, जन्म गुजरात में हुआ है, आए कहां है, राजस्थान में, कार्यस्थली कहां है, राजस्थान में, सबसे पहले कहां आते हैं, करौली में आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है कि अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश कहां लिखी है, कहां प्रकाशित हुई है, लिखी कहां पे है, उदयपुर में। प्रकाशित कहां से हुई है, अजमेर से। ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, प्रकाशित कहां से हुई है, लिखी अधिकांश उदयपुर में है, प्रकाशित अजमेर से होती है, ठीक है। परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं उदयपुर में, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह इनके क्या है, शिष्य है। जोधपुर के महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय इनके शिष्य हैं, वहीं प्रवचन देने के लिए जाते हैं, वहीं नन्ही भक्तन इनको जहर दिलवाती है, जहर इनको दिया गया है जोधपुर में, और जहर के कारण इनकी मृत्यु हुई है अजमेर में। ये भी देखिए पुस्तक की तरह ही है, पुस्तक लिखी एक जगह गई है, प्रकाशित दूसरी जगह हुई है, जहर दिया एक जगह गया है, मृत्यु दूसरी जगह हुई है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद कि इनकी मृत्यु होती है वो दीपावली के दिन होती है। भारतीय इतिहास में 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई है, कौन है,
एक तो बता ही दो। हाँ जी, दयानंद सरस्वती है। और दूसरी है जैन धर्म के 24वें ग्रंथकार, कौन है? महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु होती है। विवेकानंद है, इनके बाद में महत्वपूर्ण विवेकानंद रहेंगे। विवेकानंद के क्या ध्यान रखना है आपको? गुरु के बारे में ध्यान रखना है, रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन आया। देखिए, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब हुई है? 1897 में। क्वेश्चन ये पूछा गया कि रामकृष्ण परमहंस मिशन का पंजीकरण किस वर्ष हुआ? हाँ जी, पहले हो गया। हाँ मैडम, क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया है, ठीक है। तो यही है, ध्यान रखना कि ये पंजीकरण होता है 1909 में होता है, स्थापना 1897 में होती है। तो ये क्या कि अलग तरह के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो निकाल रहे हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां कब होती है? वेदांत सोसाइटी की अमेरिका में होती है, न्यूयॉर्क में। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं ध्यान रखनी है, उस धर्म सम्मेलन का ध्यान रखना है। वेदांत सोसाइटी, रामकृष्ण परमहंस मिशन, विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, ये इनके केंद्रित रहेंगे। रचनाएं भी इनकी पूछी जाएगी, रचनाएं ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय आंदोलन में विशेषकर किसका योगदान? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का मतलब क्या है कि 1915 के बाद का महात्मा गांधी। अब इसको क्रमबद्ध आप याद कर दीजिएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को हमारे यहाँ आए अफ्रीका से। पहले अंग्रेजों के समर्थक है। पहला विश्व युद्ध चल रहा है जब आते हैं, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चल रहा है। 1915 में ये लौटे हैं अफ्रीका से। अंग्रेजों के भरपूर समर्थक हैं, एक नंबर के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कई बार सत्य है सत्य में आता है ना कि निम्न में से कौन सा है सत्य कथन है, उसमें पूछा जा सकता है कि अफ्रीका से लौटे तो कट्टर समर्थक थे किसके? अंग्रेजों के। भारतीयों से अपील की ज्यादा से ज्यादा सेना में सम्मिलित हो, और जब हम सम्मिलित होंगे ज्यादा से ज्यादा तो क्या है कि अंग्रेज जीतेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अंग्रेज मजबूत होंगे तो इसलिए इनको भर्ती वाला सार्जेंट कहा गया। इनका नाम दिया गया भर्ती वाला सार्जेंट। ये तो भारतीयों ने नाम दिया कि ये भर्ती वाला सार्जेंट है, और अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी इस सहायता के लिए। इनका विरोध जो प्रारंभ होता है रोलेट एक्ट से होता है। रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन है। इन आंदोलन से क्वेश्चन इनके आएंगे, ठीक है। ये मुख्य योगदान इनका रहता है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता करते हैं, हम सभी को पता है। नेहरू सर, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू का क्वेश्चन रहेगा, वो केवल इन्होंने क्या किया है? तीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। उसमें भी 1929 का लाहौर अधिवेशन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1929 का पूरा पढ़ के जाएं, वहां से क्वेश्चन बनेगा। यहां पे भी राष्ट्रीय आंदोलन पे भी, दोनों जगह बनता है। वल्लभ भाई पटेल का क्वेश्चन अगर बनेगा तो बारदोली सत्याग्रह से बन सकता है। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल में ध्यान रखें। मौलाना आजाद, अब मौलाना आजाद का जन्मदिन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या करते हैं? शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? शिक्षा दिवस 11 नवंबर। 11 नवंबर को इनका जन्मदिन है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, इनके पहला जन्मदिन है। वो हम किस रूप में मनाते हैं? तो पहले शिक्षा मंत्री और जन्मदिन, 2 क्वेश्चन इनके ध्यान रख लेना, बाकी और रखें तो अच्छी बात है। बी आर अम्बेडकर, जब हम बी आर अम्बेडकर और गांधी जी दोनों साथ साथ में होते हैं तो पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचांग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के विवाद के कारण वो हुआ था। गोलमेज सम्मेलन ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि तीनों में बी आर अम्बेडकर भाग लेते हैं। और बी आर अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं, बी आर अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि आप कहीं इनका यहाँ संविधान मत पढ़ने लग जाना। ये क्या है कि यहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखें। तो इनके के पूना पैक्ट हो गया, सांप्रदायिक पहचान हो गया, इनकी रचनाएं होगी, और इन्होंने दलितों उद्धार के लिए जो कार्य किए वो हो गए, तो वो अपने को ध्यान रखने हैं।
संविधान वाला पोर्शन, इस पोर्शन में हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये पोर्शन पूरा है, इसमें आप ये मान के चलें कि मुझे ये लगता है कि आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे भारतीय इतिहास में, और शेष वाला है इसमें 10 या 10 से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब यहां क्या है कि प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यता में ये तो अपने को नाम ही दे दिए 4, तो इनको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा कुछ जगह आपको पढ़नी है कि कौन से जिले में क्या है, कौन से जिले में कौन सा क्या है सभ्यता स्थल है, ये हमें जानकारी रखनी है। अब 8वीं से 18वीं सदी का इतिहास है, इसमें गुर्जर प्रतिहार आते हैं। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार में हमें किन चीजों पे गौर करना है कि गुर्जर जो प्रतिहार है, इस गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कौन सा रहा, एक तो, दूसरा इसकी राजधानियां पहले ही सेट कर देना। ऐसे नहीं है कि राजधानी हम रटे, क्या रटे कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पहले पढ़ रहे हैं हम कौन सी, मंडोर, फिर आगे पढ़ते पढ़ते हम नागभट्ट प्रथम में जाते हैं, हम पढ़ते हैं मेड़ता, फिर पढ़ते हैं हम भीनमाल, फिर पढ़ते हैं हम ग्वालियर, फिर पढ़ते हैं हम कन्नौज। ये नहीं करना है, आप इसको क्या कि एक बना दो राजधानियां, मंडोर, मेड़ता, भीनमाल, ग्वालियर, कन्नौज। किस किसने बनाई है ब्रैकेट में नाम लिख दो, बस राजधानी का फैक्ट पूरा सारी जगह से, ठीक है। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों में आपको किसको ध्यान रखना है, एक तो इनका आदि पुरुष संस्थापक हरिश्चंद्र, केवल एक ही क्वेश्चन है, आदि पुरुष और संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र। दूसरा नागभट्ट, नागभट्ट क्या करता है, मेड़ता को जीतता है, मेड़ता को राजधानी बनाता है नागभट्ट फर्स्ट, और वही क्या करता है भीनमाल को राजधानी बनाता है बाद में, थोड़ी सी मेड़ता रखता है थोड़े से टाइम के लिए। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा था, नागभट्ट द्वितीय से पहले भी छोड़ दिया एक वत्सराज है, वत्सराज का एक तो उपाधि महत्वपूर्ण है, क्या है रणहस्ती, और दूसरा उसको गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और तीसरा 3 ही क्वेश्चन बनेंगे उसके अलावा नहीं पढ़ना है। तीसरा क्या है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो प्रारंभ होता है किसके काल में होता है, वत्सराज के काल में होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष केवल देखिए हमने क्या पढ़ा कि हरिश्चंद्र केवल एक लाइन की संस्थापक, उस नागभट्ट, मेड़ता, भीनमाल, ठीक है। इसके बाद में हमने वत्सराज को पढ़ा 3 क्वेश्चन, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड को हम पढ़ते हैं। अब नागभट्ट सेकंड है, ये क्या है कि जल में समाधि लेता है, कौन से जल में, गंगा नदी में बैठकर समाधि लेता है, गंगा जल में समाधि लेता है, ग्वालियर को राजधानी बनाता है, कन्नौज को राजधानी बनाता है। तो ये कन्नौज को बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार में शक्तिशाली शासकों में से एक मिहिर भोज है, एक नागभट्ट सेकंड है, ठीक है। तो ये यहां रहता है, तो नागभट्ट सेकंड में ये अपने को ध्यान रखना है कि एक राजधानी परिवर्तन रहता है, जल समाधि लेता है। उसके बाद में मिहिर भोज की उपाधियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 ही उपाधि हैं पर आपके 2 बार आ चुकी हैं, और भी आएगी आगे, क्योंकि इतिहास में जहां भी मिहिर भोज होता है वहां उसकी उपाधियां आती है। उपाधियां बता देंगे क्या है, हाजी आदिवरा है, और दूसरी हाँ हाँ बिल्कुल प्रभास, बिल्कुल। तो ये है ग्वालियर प्रशस्ति इनके काल की है, और इनके काल में एक विदेशी यात्री आया है, कौन है, हाँ जी अल मसूदी किसके काल में है, नईपाल के काल में। ये 2 आते हैं, अलग अलग ध्यान रखना कि विदेशी यात्री दोनों इकट्ठे लिख लेना और उनके आगे राजा लिख देना कौन आए, क्योंकि ये अभी बात करें ना ऐसे कंफ्यूजन पैदा होता है। अब क्या कि सुलेमान है, इसने हमारे देश को काफिरों का देश कहा है, तो ये कथन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रख लेंगे सुलेमान। और काफिरों का सबसे मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु का है, वो मिहिर भोज को का है सुलेमान, तो सुलेमान पर विशेष फोकस रखेंगे। तो यहाँ क्या है कि हमें एक बार समराइज कर लें इसको छोटे को, कि यहाँ 2 अभिलेख पूछे जाएंगे, एक गटियाला एक बुचकला, दोनों अभिलेख, एक 1815 का है बुचकला, गटियाला में 2 शिलालेख मिले हैं 1861 के, सॉरी 1800 क्या, एक डंडा काट दो, 800 है, 815 861, दोनों जोधपुर से मिले, ठीक है, जोधपुर जिले से।
इनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज। इनमें क्या क्या रखना है वो बात कर ली अपने। 2 विदेशी यात्री, कौन? सुलेमान अल मसूदी, उनका ध्यान रखना है। और लास्ट, एक ऐसा शासक जिसकी हत्या उसकी कायरता दिखाने के कारण हुई, कौन है? रामगुप्त। गुप्त में चले गए आप। हाँ जी, राज्यपाल, बिल्कुल राज्यपाल है। देखिए यहाँ क्या है कि अरबों ने आक्रमण किया उत्तर पश्चिम से, ये वाला अपने ऐसे माने तो उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया। राज्यपाल क्या है कि उनका सामना किए बिना ही भाग गया। तो विद्याधर और गण नाम के जो पिता पुत्र थे, उनके नेतृत्व में शासकों का एक समूह था, उन्होंने जाते ही उसकी हत्या कर दी। एक कायरता दिखा के आए हैं, लड़के आते तो हम आपके साथ होते, भाग के आए आप, पीठ दिखा के आए हैं, इसलिए इसकी राज्यपाल की हत्या हुई है। एक लाइन वो ध्यान रखना है। और लास्ट, अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक। हाँ जी, अब 15 से 20 लाइन में पूरा गुर्जर प्रतिहार हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को बता देना पेपर के बाद, यहां से मिलेगा, है ना। इसके बाद में अजमेर के चौहान। अजमेर के जो चौहान है, इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किसको, संस्थापक कौन है? क्या बात है, कौन है? वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान को ध्यान रखना है। वासुदेव चौहान के बाद में आपको अजयपाल को ध्यान रखना है। वासुदेव चौहान को एक तो संस्थापक के रूप में, एक सांबर झील के निर्माता के रूप में, ये अपने ज्योग्राफी में पूछा जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। हालांकि सांबर झील प्राकृतिक है, किसी ने नहीं बनाई है, पर बिजोलिया शिलालेख ये लिखता है कि वासुदेव चौहान ने बनाई है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अजयपाल क्यों पूछा जाता है कि 7वीं सदी में क्या करता है, अजय मेरु दुर्ग की स्थापना करता है। अजयराज, ये एक ही लाइन है इसकी, अजयपाल की, और कुछ भी याद नहीं करना है। अजयपाल की भी एक लाइन है, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करता है। इसके बाद में नेक्स्ट विग्रहराज चतुर्थ, या इसको कहते हैं बीसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ है, इनके बारे में हमें साहित्य की भी जानकारी रखनी है, इनके बारे में हमें भूगोल की भी जानकारी रखनी है, और इनके बारे में हमें इतिहास की भी जानकारी रखनी है। पहला शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार, चौहानों के राज्य का सबसे अधिक विस्तार इनके काल में है। इनका उपनाम बिशलदेव, इनका प्रसिद्ध नाटक, इनका दरबारी कवि और उसका नाटक सोमदेव का नाटक, ठीक है। इसके बाद में बिशलपुर बांध का निर्माण करवाने वाला, बिशलपुर परियोजना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है आज। इसकी नींव किसने रखी थी? विग्रहराज चतुर्थ ने रखी थी। तो दिल्ली को राजधानी, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को राजधानी, और दूसरा कि साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक। अब इसने क्या है कि एक संस्कृत पाठशाला बनाई है, जिसको अब किस नाम से जानते हैं? 2.5 दिन की झोंपड़ी के नाम से जानते हैं। क्या? 2.5 दिन की झोंपड़ी के नाम से। ये इन विग्रहराज चतुर्थ पे ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन आते हैं? ये आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में हमें ये ध्यान रख लेना है कि अर्णोराज है, आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। एक बात वो ज्योग्राफी में आ जाती है। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया है पुष्कर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां अपवाद होंगे वहां सवाल होंगे। यहां से आता है कि ये खुद शैव धर्म का न्याय है, और शैव धर्म वाले कभी भी वराह मंदिर का निर्माण नहीं करवाते थे। ये एक ऐसा राजा था जो शैव धर्म का न्यायी होते हुए भी किसका निर्माण करवाया है? वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। आप में से हिस्ट्री का कोई है क्या? हिस्ट्री का कोई है? सब्जेक्ट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में पूछा जाता है कि वराह मंदिर जो पुष्कर में बनवाया था इन्होंने, इसकी मूर्ति को समुद्र में किस मुगल बादशाह ने फेंकवा दिया था? किसने फेंकवाया? जहांगीर ने फेंकवाया है। जहांगीर फेंकवाता है, ये ध्यान रखना है। अर्णोराज की हत्या है वो इसका बेटा करता है। कौन? जगदेव। चौहान वंश में एक ही पितरंत, देखिए पितरंत है ना राजस्थान में, जगदेव चौहान वंश का है। उदा
गोयल वंश का है। मालदेव और बख्त सिंह, ये दोनों कहां के हैं? दो है मारवाड़ के। ठीक है, तो एक है कि पितर हंता भी पूछे जाते हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या की है, तो ये अपने बेटे ने इनकी हत्या की है। और लास्ट इसका प्रसिद्ध शासक आता है, वो आता है पृथ्वीराज। हालांकि विग्रहराज से पहले अर्णोराज आता है, ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में पूरा पढ़ना है। इसकी उपाधियां महत्वपूर्ण है, इन्होंने दिल्ली में किला बनवाया वो महत्वपूर्ण है, इनका संयोगिता से विवाह हुआ वो महत्वपूर्ण है, इनका जयचंद से संघर्ष रहा वो महत्वपूर्ण है, इनका अपने जो कजन था उसको क्या बोलेंगे, चचेरा भाई, उस चचेरे भाई से संघर्ष रहा उसके बारे में पूछा जाता है, इनके घोड़े के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी उपाधियां मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, उपाधियां पूछी जाती है। और तराइन के दोनों युद्ध तो पूछे ही जाते हैं, तराइन के अलावा परमार्दी देव के साथ जो युद्ध होता है वो पूछा जाता है। तो इनको पूरा पढ़ना है पृथ्वीराज। यहाँ ये पहले तो थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, लास्ट वाले को पूरा पढ़ना है और उनमें एक एक लाइनें ये पढ़नी है। बाकी क्या कि बीच में जो भी राजा आते हैं कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अजमेर के चौहानों में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अच्छी तरह से क्या रखना है कि जैसे मैंने भी मेरी किताब में दिया है, वो भी पूरा मेवाड़ दिया है। पूरा मेवाड़ क्यों दिया है? क्योंकि वो हर जगह काम आता है, इसलिए पहले ही हमने लाइन ये लिख दी है कि हालांकि इसमें तारतम्य की दृष्टि से दिया जा रहा है, पर इसमें महत्वपूर्ण क्या रहेंगे कि हमें क्या है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध की बात कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है कि 1206 से कितना, 1526, इसके बीच में जो राजा हुए हैं और जिनका दिल्ली के साथ या तो संघर्ष रहा है या सहयोग रहा है, उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। जैसे इनमें क्या गया, सबसे पहला आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह के साथ में क्या है, भूताला युद्ध होता है, जेतर सिंह की नागदा राजधानी नष्ट की जाती है, चित्तौड़गढ़ ये बनाता है, उन्हीं के कारण बनाता है। जेतर सिंह के बाद में इनका आगे संघर्ष किससे रहता है? इनका संघर्ष रहता है राणा हमीर से, सॉरी राणा हमीर से पहले ही रावल रतन सिंह से पहला शाखा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ मेवाड़ में क्या आगे, एक जेतर सिंह आ गया, इसको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि जेतर सिंह की तीन बातें, भूताला युद्ध 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ ये जीतता है जेतर सिंह। नागदा इसकी राजधानी है, इल्तुतमिश ने नष्ट किया है, और इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया है पहली बार मेवाड़ की। इससे पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ नहीं था। 3 क्वेश्चन इसके रहेंगे। इसके बाद जेतर सिंह के बाद बनेगा, वो बनेगा रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, और ये पूरी घटना इसमें याद रखनी है, कारण कि ये जहां विवाद है, अब पद्मावत फिल्म बनी है, अब पद्मावत फिल्म का आपको निर्देशक पता होना चाहिए, आपको अभिनेता पता होना चाहिए, उसमें पद्मिनी का रोल किसने किया है ये पूछे पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो पद्मावत फिल्म पर ये क्या कि अभिनेता अलाउद्दीन खिलजी का रोल कौन कर रहा है, रावल रतन सिंह का कौन कर रहा है, पद्मिनी का कौन कर रहा है, और निर्देशक कौन है, ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में रावल रतन सिंह की जो कहानी है वो 2 रचनाओं में है। अमीर खुसरो खजाइनुल फुतूह में देता है जो उस समय उपस्थित है, और दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी जो 237 साल बाद में 1540 में लिखता है। कौन सी? पद्मावत लिखता है। मनगढ़ंत कहानी है पूरी तरह से पद्मावत में, पर मनगढ़ंत कहानी से पूछा जाता है, क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या रागादेव वर्णन करता है पद्मिनी का, फिर जो घटनाएं होती है हम सभी को पता है, वो घटनाएं क्या है कि वर्णित है वो पद्मावत में ही है, जो वास्तविकता नहीं लगती, बहुत कम लगती है, पर क्वेश्चन आता है। तो रावल रतन सिंह के बाद में 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार रहता है, आप ये ध्यान रखें। 1303 में वो क्या करता है, खीजर खां को, अपने जो सबसे बड़ा पुत्र है खीजर खां, इस खीजर खां को क्या किया है, वहां का प्रशासक बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और खीजर खां को प्रशासक बनाने के साथ साथ में
जो उसके नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा है, हिजराबाद रखा है। और 1303 से 1313 तक हिजर खां यहाँ का प्रशासक रहता है। अपने आगे चलेंगे यहां, तब हम देखेंगे कि जो जालोर का शासक कानरदेव है, जब आक्रमण करता है जालोर पर, कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। और जालोर पर जब उसने आक्रमण किया है तो उस समय जालोर का शासक कौन है, कौन है जी, जालोर का शासक कौन है, कानरदेव है। कानरदेव के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, केवल एक बंदा जीवित रहता है, कौन, मालदेव मुंचाला। मालदेव सोनगरा चौहान भी कहते हैं, बड़ी बड़ी मुंछे रखता था इसलिए उसको मालदेव मुंचाला के नाम से वो प्रसिद्ध है इतिहास में। छोटा भाई था कानरदेव का। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी उसे कहां ले आता है, चित्तौड़गढ़ ले आता है। चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त करता है। 1313 से 1321 वो रहता है। फिर उसका बेटा बनता है जैसा। 1321 से 1326। 1326 में एक दूसरी शाखा है, कौन सी शाखा, राणा शाखा, जिनको सिसोदिया भी कहते हैं। उसका राणा हमीर क्या करता है, इस पे आक्रमण करता है और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करवाता है। अब राणा हमीर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये राणा शाखा के शासन का संस्थापक है। इससे पहले राणा शाखा नहीं थी, 1326 में स्थापित होती है। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं इसको। ये उपनाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से मुक्ति दिलाई है इसने, ठीक है। और राणा हमीर है, ये 1364 तक शासन करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने राणा हमीर के बाद में अगला जो इनके साथ संघर्ष वाला आएगा, ये आएगा सांगा। सांगा 1509 में बनता है, 1528 तक रहता है, 26 तक दिल्ली सल्तनत है। तो 26 तक इसके खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ होते हैं और इनका संघर्ष रहता है। तो सांगा, तो जेतर सिंह, रावल रतन सिंह, राणा हमीर, सांगा और 1303 से 1326 का जो दिल्ली सल्तनत के 3 प्रशासक हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, विशेषकर किसमें, मेवाड़ वाले में, और ज्यादा कचरा नहीं पड़ना है, ठीक है। इसके बाद में रणथंभौर। रणथंभौर पर इसका संस्थापक, हालांकि इस समय दिल्ली सल्तनत नहीं है, 1194 में संस्थापक है गोविंद सिंह चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। अधीनता स्वीकार करता है गोरी और यहां स्थापित करता है। और इसके बाद में हमीर देव चौहान, पूरा इसमें हमीर देव चौहान को कहीं भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है। जालोर में कानरदेव सोनगरा चौहान को पढ़ना है। और यहाँ क्या है कि कानरदेव, प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा और नैनसिरी ख्यात और फरिश्ता की तारीख फरिश्ता, ये 4 रचनाएं विशेषकर ध्यान रखनी है क्योंकि इसमें विशेष उल्लेख है इसका। तो ये 4 रचनाएं साथ में ध्यान रखेंगे, बाकी घटनाएं अपने को पता रहती हैं और ये महत्वपूर्ण रहता है। तो इस पोर्शन में, इसके बाद में राजस्थान और मुगल, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा नाम दिए गए हैं, उनको पूरी तरह से मुगल कनेक्शन में पढ़ना है। मुगल कनेक्शन में के सांगा, प्रताप, चंद्रसेन, राज सिंह, कौन, सांगा, प्रताप, चंद्रसेन, राज सिंह, ये 4 मुगलों के साथ संघर्ष करते हैं। मान सिंह, राय सिंह, ये मुगलों के सहयोगी हैं। अब मुगलों के साथ रहते हुए ये क्या काम करते हैं और ये संघर्ष करते हुए क्या स्थिति रहती है, इनको हमें पूरा का पूरा ही पढ़ने पड़ेगा। और यहां अगर क्वेश्चन, अगर मैं बता दूं आपको कि सर्वाधिक संभावित क्वेश्चन रहेगा प्रताप का, ठीक है। 2 नंबर पे आएगा सांगा का और फिर सहयोगी मान सिंह का 3 नंबर पे। इन तीनों से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। बाकी क्या है कि चौथा आएगा तो राज सिंह आएगा, बाद में ये राव चंद्रसेन और लास्ट में राय सिंह, ये क्रम इनका रहेगा। इस रूप में अपने को पढ़ना है। बाकी ये 6 की 6 पढ़े, इनमें से छोड़े नहीं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वाला पोर्शन है राजस्थान का। आगे के कि आगे वाले पोर्शन पे हम कल बात करेंगे, पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये अपना स्वतंत्रता का इतिहास है, इसमें क्या आता है और इसमें अपना क्या एकीकरण, देविया, इनमें क्या आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो कल बात करेंगे हम, वो अपने ये इस वाले पोर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन है समसामयिक, इसमें क्या चीजें अपने ध्यान में रखनी है, इनकी बात अपने कल करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, कल
फिर क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, है ना, कल 11 बजे ही क्लास शुरू कर देंगे अपने, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।